देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इस मैटर अराउंड अस प्योर। उसके अंदर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सस्पेंशन के बारे में और कोलाइड्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ आप देखो, एक फिगर दिख रहा होगा आपको कि एक टॉर्च से बीम ऑफ लाइट जा रही है, जो सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं दे रही है लेकिन कोलाइड्स के अंदर दिखाई दे रही है। तो बीम ऑफ लाइट को जो कोलाइड्स है वो स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और उसके अंदर बीम ऑफ लाइट क्या होती है, विजिबल होती है। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं है, स्कैटर नहीं कर पाते। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन है, तो ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर इस टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो दिखाई यहां नहीं दे रही है लेकिन इसमें दिखाई दे रही है। तो जो कोलाइड्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और ये जो फेनोमेना हो रहा है कोलाइड्स के अंदर हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं हो। तो जो कोलाइड्स के अंदर हो रहा है, इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आए, इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, द फेनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग द बीम ऑफ लाइट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, जिससे वो क्या होती है, विजिबल हो जाती है। और इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को टिंडल ने बताया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया, सॉल्यूशन के अंदर ये दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और ये पार्टिकल इसकी तुलना में बड़े होते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे तो इसको कहेंगे टिंडल इफेक्ट। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो बेटा, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, वो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। सपोज करो एक कंटेनर है, ठीक, 100 ग्राम इसमें वाटर है और 10 ग्राम शुगर है। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्वेंट किसको कहेंगे, तो मैंने पहले बताया सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा होता है। तो ये सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक, तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर तुमको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कम कौन है, ये है, तो क्या रखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट रखोगे 10। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रखोगे, गलती मत कर देना, 100 मत रख देना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो 10 प्लस 100 यानी कि क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 110। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक, सॉल्यूशन के अंदर, उसकी मात्रा क्या है, उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन आपको समझ में आ गया, इसका एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम मास के फॉर्म में लिखते हैं, मास परसेंटेज। इसको एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका है। मास परसेंटेज क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट लेके जाओ, जब पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट समझो। क्या है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ये है, सपोज करो कि हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास है ऐसा, ठीक। अब इस ग्लास के अंदर हमने 1000 ml पानी लिया है, यानी 1 लीटर पानी लिया है, ठीक। अब इसमें हम
रसना बनाना चाहते हैं तो 10 ml हमने रसना लिया। क्या है ये? रसना, रूह अफ़ज़ा, ये सब नाम जानते हो ना। और ये क्या है बेटा? वाटर है। जैसे ही 100 ml वाटर के अंदर 10 ml रसना डालोगे तो इसका परिणाम ये होगा कि अब सॉल्यूशन तुमको येलो दिखेगा। ये कम है तो सॉल्यूट है, ये ज्यादा है तो सॉल्वेंट है। इसको मिलाने से अब सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, समझो, गौर से सुनो। जितने पार्टिकल 10 ml रसना में है उससे कम पार्टिकल 1000 ml पानी में है। क्या मतलब कि जितने पार्टिकल 10 ml रसना में है उससे कम पार्टिकल 1000 ml पानी में है। इसका मतलब ये होता है कि जो रसना है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी गाढ़ा है। रसना क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है यानी गाढ़ा है। और इसकी तुलना में जो पानी है वो क्या है? डाइल्यूट है। तो कॉन्सेप्ट समझा आपने कि यूनिट वॉल्यूम में 1 ml में जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना कम होगा कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम होगा। तो ये गाढ़ा है क्यों? क्योंकि इसके 1 ml में ज्यादा पार्टिकल है। ये पतला है क्योंकि इसके 1 ml में कम पार्टिकल है। इसने इसको पीला कर दिया। क्या रीजन है? पीला इसलिए किया क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो ज्यादा है, इसमें पार्टिकल जो है वो क्या है? कम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। ठीक, अब एक कोई सब्सटेंस, जैसे पानी के अंदर चीनी डालोगे घुल जाएगा, पत्थर डालोगे तो घुलेगा नहीं। तो हम बोलेंगे कि चीनी पानी के अंदर सॉल्युबल है, पत्थर सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। अब क्या बोल रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया। क्या लिया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया? वाटर लिया। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें घोलते हैं उसको सॉल्वेंट, जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट। जिसमें घोलते हैं, जैसे शरबत बनाना है तो पानी में चीनी घोलोगे ना, तो पानी सॉल्वेंट है। किसको घोल रहे हो? चीनी को घोल रहे हो, तो चीनी सॉल्यूट है। तो वाटर है, ये सॉल्वेंट है। अब देखो, कह रहा है कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट घुलेगा अधिकतम, वही उसकी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे मान लो हमने 5 ग्राम शुगर मिलाया, घुल गया। 10 ग्राम शुगर मिलाया, घुल गया। 20 ग्राम शुगर मिलाया, घुल गया। 21 ग्राम से ज्यादा अब शुगर घुल नहीं रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो कितनी है? 21 ग्राम। यानी अधिकतम 21 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घुलेगा और यही कहलाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आई कि अधिकतम 21 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी के अंदर घुलेगा और वही कहलाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। एक बात याद रखना कि इसको फिक्स रखना पड़ेगा टेम्परेचर। मान लो हमने कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये बोलेंगे कि एट 20 डिग्री सेल्सियस सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज 21 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, सॉल्वेंट हम वाटर लें, तो 21 ग्राम से ज्यादा शुगर 100 ग्राम पानी में नहीं घुलेगा। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल समझो, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4। ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये अधिकतम 21 ग्राम घुलेगा। किसके अंदर जी? वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर 21 ग्राम है। क्या मतलब? 20 डिग्री टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट की घुलनशीलता पानी के अंदर 21 ग्राम है। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे, यदि पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो और हम कॉपर सल्फेट को घोलना चाहें तो अधिकतम 21 ग्राम कॉपर सल्फेट घुलेगा और यही घुलनशीलता इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। बात समझ में आई आपको? सॉल्युबिलिटी इसको कहते हैं। अब देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है। मैं आशा करता हूं कि यह समझ में आया होगा। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, अधिकतम कितना घुलेगा। ठीक, समझ में आया? चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक सेपरेशन है, फिल्टरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये सब है। ठीक, देखते हैं क्या है वो। समझ में आया ये? चलो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। देखो बच्चों,
नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस सेपरेशन प्रोसेस। अब नाम से लग रहा है सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना, और प्रोसेस का मतलब होता है तरीका या विधि, दोनों का मतलब एक ही है। तो वेरियस मतलब होता है बहुत प्रकार, उसके काइंड्स। इसका मतलब इस टॉपिक के अंदर हम अलग अलग तरीके पढ़ेंगे, किसके, सेपरेशन के। ठीक, जो पहला उसमें उसको कहते हैं फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन का मतलब होता है छानना। ठीक, अब क्या इसका आधार क्या होता है, कब करते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन कब करते हैं, जब डिफरेंस होता है किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिल्टरेशन कब करते हैं, जब डिफरेंस होता है किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब जो तुमको दिखाई दे रहा है, जैसे साइज है, साइज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होता है, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी यहां क्या किससे मतलब है, साइज से। ठीक, तो जब साइज में डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, तो हम यूज करते हैं इस मेथड का, जिसको कहते हैं फिल्टरेशन। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको छानना कहते हैं। ठीक, इसका आप डेली डे टू डे लाइफ में क्या यूज देख सकते हो, आपने देखा होगा क्या, अगर चाय की कप है, इसके ऊपर हम क्या लगा दें, चाय की छन्नी लगा दें, और यहां से चाय डाले तो क्या होगा, चाय की पत्ती ऊपर रह जाएगी और जो चाय है वो नीचे कप में चली जाएगी। तो इसने आपने क्या किया, आपने एक चाय की छन्नी से, जो कि बिहेव कर रहा है फिल्टर पेपर की तरह, आपने चाय को और चाय की पत्ती को अलग कर लिया। यानी चाय की पत्ती के साइज जो थी वो बड़ी थी, और चाय जो है वो इसलिए नीचे आ गई। तो हमने क्या देखा कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी का आधार क्या लेंगे, तो फिल्टरेशन में फिजिकल प्रॉपर्टी का आधार हम लेंगे साइज ऑफ द पार्टिकल। यानी जब पार्टिकल के साइज में डिफरेंस होता है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। और फिल्टरेशन का मतलब होता है क्या, छानना। दूसरा है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो मैग्नेटिक मतलब, जब भी वर्ड आएगा मैग्नेटिक यानी किससे मतलब है, तो मैग्नेट से मतलब है, चुंबक से मतलब है। और सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। तो इस मेथड का यूज तब करते हैं जब मिक्सचर में एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो और दूसरा क्या हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो। चुंबक जिसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और जिसको नहीं करता उसको नॉन मैग्नेटिक। जैसे लोहा मैग्नेटिक है लेकिन प्लास्टिक मैग्नेटिक नहीं है। तो इस मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा क्या हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक हमारे पास जार है, एक कंटेनर है, इसमें हमने ले लिया है सैंड, और सैंड के साथ ले लिया है आयरन की छीलन, लोहे की छीलन, इंग्लिश में इसको आयरन फिलिंग कहते हैं। अब एक बार मैग्नेट ले आओगे, ठीक, दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, कोई भी मैग्नेट हो, तो ये क्या करेगा, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ लोहे के टुकड़े आके क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो ये क्या है बेटा, ये एक मेथड है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक, हमने क्या किया, सैंड और आयरन फिलिंग के मिक्सचर में पास में एक मैग्नेट लाया, तो जो आयरन फिलिंग्स थी, लोहे की छिलन थी, मैग्नेट पे चिपक गई, तो हम इसको कहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। एक और विधि है इसको यूज करने का, ओर्स को प्योर करते हैं ऐसे। ओर्स होता क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ की खुदाई की आपने, अर्थ के नीचे से कुछ खोद के निकाला, तो जिस फॉर्म में मेटल मिलते हैं, जिस फॉर्म में, उसको हम कहते हैं मिनरल। ठीक, और जिस मिनरल को आसानी से शुद्ध किया जा सके, जिस मिनरल को एक कम खर्च में शुद्ध किया जा सके, उसको ओर्स कहते हैं। ये आपका टॉपिक है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूं, जिस मिनरल को कम पैसा खर्च करके इकोनॉमिकली प्योर किया जा सके, उसको ओर्स कहते हैं। अब जैसे मान लो एक ओर्स है, उसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों है, तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक रोलर का यूज करते हैं। अब देखो एक मैग्नेट क्या, ये पहिया हो गया, दूसरा पहिया ये हो गया मैग्नेट का, ये एक बेल्ट से जुड़ा रहता है। ठीक, ये एक बेल्ट होता है, यहां पे एक फनल होता है जिसमें हम ओर को डालेंगे। ठीक, अब क्या होगा, यहां दो डब्बा लगा देते हैं, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि ये मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस यहां इकट्ठा हो जाता है, और इस पे जब डालते जाओगे तो सब्सटेंस चक्कर लगाएगा और नॉन मैग्नेटिक दूर चला जाएगा।
क्या, तो इससे आपने क्या किया, मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग किया। कैसे किया, एक मैग्नेटिक रोलर लिया, इसके ऊपर ओर्स को डाला, जब ओर्स को डालोगे तो ये इस पे चक्कर लगाएगा, तो ये यहाँ पे मैग्नेट है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो दूर चला जाएगा। वही मैंने लिखा है नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक। बात समझ में आई। तो ऐसे हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग कर लेते हैं। इसके नाम से भी लग रहा है, इसका नाम ही है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का हम यूज ऐसे करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। अब अगला जो सेपरेशन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है होता है डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, या गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदलता है, तो उसको डीसब्लिमेशन कहते हैं। अब इसका यूज कब करेंगे, जब एक सब्लिमेटरी हो, जैसे मान लो आयोडीन है, और एक नॉन सब्लिमेटरी हो। एक सब्सटेंस सब्लिमेटरी हो और एक नॉन सब्लिमेटरी हो। मान लो आयोडीन है और सॉल्ट है, ठीक। तो अगर मान लो आयोडीन सॉलिड है तो इसको गर्म करोगे तो ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा, इसी को सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गैस को ठंडा करके इसको अलग कर लेंगे। बात समझ में आई। तो हम सब्लिमेशन वाले मेथड का, कौन सा सब्लिमेशन कैसा मेथड है, सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेशन मेथड है। इसका यूज तब करते हैं जब एक सब्सटेंस क्या हो, सब्लिमेटरी हो और दूसरा नॉन सब्लिमेटरी। सब्लिमेटरी सब्सटेंस का मतलब वो होता है जो सब्लिमेशन शो करता है, जैसे आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स है, ये सब्लिमेशन शो करते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं। ठीक, तो इसका यूज तब करते हैं जब एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस हो और एक नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस हो। देखते हैं और कौन कौन से मेथड है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। देखो बच्चों, नेक्स्ट सेपरेटिंग अपरेटस है, उसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक, पहली बात कहते हैं इसको सेपरेटिंग फनल। यूज कब करते हैं, जब डिफरेंस हो, डेंसिटी अलग अलग हो और इमिसिबल हो। डेंसिटी अलग अलग हो और इमिसिबल का मतलब क्या होता है, इमिसिबल जो आपस में मिले ना, जैसे तेल और पानी है, कभी आपस में मिलेगा नहीं, तो उसको कहते हैं इमिसिबल। और डेंसिटी मतलब क्या होता है, फॉर्मूला डेंसिटी का D = m/v, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रहेगा और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा। अब ये सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक मिक्सचर डाला जिसमें ऑयल है और वाटर है, एक मान लो सॉल्यूशन बना के डाल दिया, यहां पे देखो एक नोब लगी है। अब जैसे ही इसको हटाओगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले आ जाएगा, इसको अगर तुम हटा दोगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा। अब ये आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, जैसे ही ये खत्म होगा आप क्या करोगे, इसको बंद कर दोगे, तो क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा। तो ध्यान दो, बस ध्यान किस चीज पे देना है, कब यूज करना है, जब डेंसिटी अलग अलग हो और इमिसिबल हो। इमिसिबल का मतलब होता है कि दोनों आपस में मिक्स ना हो। इसको क्या कहते हैं, इस अपरेटस को सेपरेटिंग फनल कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखो, इसको इरेज कर दो, डिफरेंस इन डेंसिटी और इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब आपस में मिक्स ना हो और डिफरेंस डेंसिटी का मतलब आप जानते ही हो। इसको इरेज करते हैं, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या होता है, कब यूज करेंगे, जब एक सब्सटेंस वोलेटाइल हो दूसरा नॉन वोलेटाइल हो। टर्म समझते जाओ, यही केमिस्ट्री है। वोलेटाइल का मतलब जो उड़ जाता है, जो भाप बन जाता है। जैसे मान लो तुमने वाटर लिया है, ठीक, और सॉल्ट लिया है, तो जो वाटर है वो वोलेटाइल है, जो सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है। अब इन दोनों का मिक्सचर है, हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों के मिक्सचर को तुम हीट देना शुरू करोगे तो वाटर भाप बनेगा। इसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लो, जब एक कंटेनर में कलेक्ट करोगे इसको ऊपर से बंद कर दो, एक कंटेनर में इसको कलेक्ट कर लो। जब वाटर को एक कंटेनर में कलेक्ट करोगे तो सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और वाटर जब भाप बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे, इवापोरेशन कहोगे। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या आया कि इसका यूज कब करते हैं, जब एक वोलेटाइल हो दूसरा नॉन वोलेटाइल हो। ठीक, अगला देखो, अगला है क्रोमेटोग्राफी। अब देखो, हमेशा आप सुनते होगे, ध्यान से देखना,
साइंस के अंदर अगर वर्ड आए क्रोमा, या वर्ड आ जाए स्टेन, या वर्ड आ जाए पिगमेंट, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है कलर। ठीक, इसका यूज कब करते हैं? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी होगा तब। जैसे मान लो तुमको डाई, कोई कपड़ा डाई कराना है, अब उसमें अलग अलग रंग है, मान लो पिंक है, ठीक, रेड है और ब्लू है। अब आप इसका यूज कब करोगे? जब डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक, अब इसमें आप वाटर डालते जाओगे तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो पहले डिसॉल्व होगा वाटर में। मान लो हमने बोला कि पिंक ज्यादा सॉल्युबल है, आसानी से घुल जाएगा, तो ये पहले होगा, उसके बाद कौन होगा? रेड होगा, इसके बाद कौन होगा? ब्लू होगा। अब ये कलर से रिलेटेड है, डाई से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। यूज क्या है इसका? डाई जो होता है, देखो वर्ड डाई का मतलब भी कलर होता है, डाई करना। जैसे हमने कपड़े डाई के लिए दिए, हेयर को डाई किए, तो डाई का मतलब क्या होता है? कलर करना। तो अब जैसे मान लो अलग अलग डाई है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, येलो है, ऑरेंज है, तो सबकी सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में अलग अलग होगी। तो उस सॉल्वेंट को डालोगे जब, तो मान लो सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये है, तो ये पहले सॉल्युबल होगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद। तो इस मेथड का यूज कब करते हैं? जब डिफरेंस हो किसके अंदर? सॉल्युबिलिटी के अंदर। बात समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक्स क्या है बेटा? सेपरेटिंग मेथड है, सेपरेटिंग प्रोसेसेस है, जिससे हम क्या करते हैं? अलग अलग सब्सटेंस को, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को अलग करने के प्रयास करते हैं। बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, और इस चैप्टर में क्या बचा है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक ओवरऑल व्यू देखेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा। पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। पूछ रहा है कि प्योर है कि नहीं, उसी की तो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे चैप्टर कि इज मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट, तो यही तो आपको बताना है। तो कौन बता पाएगा? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे सब भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप समझ पाओगे। बात समझ में आई?